आप मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। दिल्ली में आज 5 बड़ी बैठकें हुई हैं, जिसमें सीसीएस, सीसीपीए और सीसीईए की बैठक हुई और कैबिनेट की भी बैठक हुई है। पीएम मोदी ने सभी बैठकों की अध्यक्षता की। बैठक के बाद पीएम मोदी अपने दफ्तर पहुंचे। साउथ ब्लॉक के स्थित अपने दफ्तर पीएम मोदी पहुंचे हैं और लगातार 5 बड़ी बैठक करने के बाद पीएमओ पहुंचे हैं पीएम मोदी। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की दिल्ली से बता रहे हैं, जहां बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 बैठकें की हैं और इस बैठक समाप्त करने के बाद पीएम मोदी दफ्तर पहुंचे हैं। पीएमओ में फिलहाल पीएम मोदी की मौजूदगी। तो दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार सरकार की तरफ से बैठकें की जा रही हैं और इसमें आपको बता दें कि आज 5 बड़ी बैठक की गई है, जिसमें पीएम मोदी ने सभी बैठक की अध्यक्षता की। एक बार फिर से आपको बता दें, जो आज बैठक हुई है उसमें सीसीएस की बैठक हुई, फिर सीसीपीए की बैठक हुई, सीसीईए की बैठक हुई और कैबिनेट की भी बैठक हुई है। पीएम मोदी ने सभी बैठकों की खुद अध्यक्षता की और बैठक खत्म होने के बाद पीएम मोदी अपने दफ्तर पहुंचे हैं। साउथ ब्लॉक के स्थित अपने दफ्तर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और लगातार 5 बड़ी बैठक करने के बाद पीएमओ पहुंचे हैं पीएम मोदी। इसी के साथ पीएम मोदी का रूस दौरा स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि रूस के दौरे पर नहीं जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9 मई को पीएम मोदी का मॉस्को का दौरा था। रूस की प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इसकी जानकारी दी है। रूस की विजय दिवस परेड में पीएम मोदी को शामिल होना था। पीएम की जगह अब राजनाथ सिंह जाने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस का दौरा स्थगित हो गया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी 9 मई को रूस दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया है। अब प्रधानमंत्री मोदी की जगह राजनाथ सिंह रूस जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। तो आज सीएम नीतीश कुमार बोधगया के दौरे पर थे और सबसे पहले उन्होंने अतिथि गृह का उद्घाटन किया है। यह गेस्ट हाउस अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है और यहां आने वाले लोगों के लिए कई सुविधाएं भी हैं। उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बोधगया आने वाले लोगों को पहले रुकने की जगह नहीं मिलती थी। अब इस 110 कमरे वाले अतिथि गृह में 100 से अधिक लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। बड़ी सौगात दिया था। अरे अब बहुत अच्छा हो गया। हम लोग शुरू से चाहते थे यहाँ पर जो मंदिर के लिए आते हैं बाहर से, इतनी भारी संख्या में, बड़ी संख्या में, ये यही के नहीं, ये देश भर के बाहर के, देशी के नहीं, बाहर से भी बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। तो उन लोगों को तो बेचारे को कहीं रहने का जगह नहीं था, तुरंत लौट करके चला जाता था। अब इसीलिए हम जान के करवाए यहाँ पर एकदम 100 लोगों को। तो उसके चलते बहुत लोग जो बाहर का आएगा वो आकर के रुकेगा, देखेगा। तो हम पहले ही से कर रहे हैं। तो अतिथि गृह के उद्घाटन के बाद से नीतीश कुमार ने बोधगया के विपाट भवन में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की तैयारियों का जायजा भी लिया। सीएम नीतीश कुमार ने शुभंकर का लोकार्पण किया और आने वाली प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत गया में 3 से 15 मई तक 7 प्रमुख खेलों का आयोजन किया जाएगा। सीएम ने इस दौरान खेल परिसर का भी उद्घाटन किया है। बोधगया के महाबोधि मंदिर में सीएम नीतीश कुमार ने पूजा अर्चना भी की और मंदिर में लोगों ने सीएम नीतीश कुमार का स्वागत किया। सीएम नीतीश कुमार यहां खुलकर लोगों से मिलते हुए नजर आए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए सीएम नीतीश कुमार जब वहां पहुंचे तो उनका मंदिर के लोगों ने पहले स्वागत किया और फिर सीएम नीतीश कुमार ने यहां पूजा अर्चना भी की है, सभी लोगों से मुलाकात भी की।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पेरोल पर बाहर आएंगे अनंत सिंह। बड़ी खबर सामने आ रही है, एक दिन के लिए जेल से बाहर आएंगे अनंत सिंह। शादी में भाग लेने के लिए उन्हें अनुमति मिली है। वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद वापस बेऊर जेल चले जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको अनंत सिंह से जुड़ी हुई बता रहे हैं। पेरोल पर बाहर आने वाले हैं अनंत सिंह। एक दिन का वक्त उन्हें दिया गया है। बताया जा रहा है कि किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए पेरोल पर बाहर आ रहे हैं और उसके बाद फिर वापस बेऊर जेल जाएंगे अनंत सिंह। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं, जहां एसटीएफ और अपराधियों में मुठभेड़ हुई है। पंडारक थाना क्षेत्र में मुठभेड़ की खबर है और पुलिस ने 2 अपराधियों को पकड़ भी लिया है। हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। भागने के दौरान अपराधियों ने जमकर फायरिंग भी की। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देखिए, एसटीएफ और अपराधियों के बीच जब मुठभेड़ हुई तो उसके बाद पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए जो हथियार है उसे भी जब्त कर लिया है और 2 अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा है। के द्वारा पुलिस बल को अपनी ओर आते देखा गया तो उनके द्वारा फायरिंग करते हुए वहां से भागने का प्रयास किया गया। पुलिस की टीम के द्वारा भी पीछा किया गया। इस क्रम में उनके द्वारा अपराधकर्मियों के द्वारा करीब 40-50 राउंड गोली चलाई गई। पुलिस के द्वारा और बिहार एसटीएफ के द्वारा भी इसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा भी गोली चलाई गई और इस क्रम में कुछ अपराधकर्मी भागने में सफल हुए। 2 अपराधकर्मी को वहां से गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 2 राइफल, 1 देशी कट्टा और इनके पास से 53 राउंड जिंदा कारतूस, करीब 10 राउंड खोखा बरामद हुआ है। बीती रात जो है ताल क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ ने अपराधियों को पकड़ने के लिए जो कार्रवाई की थी, ताल क्षेत्र में फायरिंग हुई। कहा जा रहा है कि पुलिस और अपराधियों के बीच जो मुठभेड़ हुआ उसमें 2 अपराधी, एक बेगूसराय के और एक मोकामा मिकरा के, 2 अर्जुन राय और अनिल राय नाम बताया जा रहा है। हालांकि एसपी बाढ़ जो है पूछताछ उनसे कर रहे हैं। इस कार्रवाई में बताया जा रहा है कि 2 देशी राइफल और 1 कट्टा के साथ कई कारतूस बरामद हुई हैं, जिसका मिलान किया जा रहा है। और एसपी ने पूरी घटना की जानकारी दी, बताया कि सूचना पुलिस को मिली थी, ये लोग कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं और एसटीएफ की टीम भी पहुंची थी। एसटीएफ को पहले सूचना थी कि अपराधियों का जमावड़ा जो है पंडारक और मोकामा का जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ हुआ है और ये कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। और पुलिस को समय रहते हुए सूचना मिलती है, पहुँचते हैं। पुलिस भागने के दौरान में ये 2 अपराधी जो हैं वो फायरिंग करते हैं और जवाब में पुलिस भी जवाब में फायरिंग करती है अपने आत्मरक्षा को लेकर या फिर अपराधियों को पकड़ने को लेकर। एसपी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा घटना को बताएंगे ताकि कार्रवाई क्यों हुआ और वो किस मंशा से आए थे। जैसे बताया जा रहा है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने 2 अपराधी पहुंचे थे। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बार। बड़ी खबर बताते हैं, जहां महिला डॉक्टर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। बड़े निजी अस्पताल में मौत हुई है। डॉक्टर तनुप्रिया की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। राजेंद्र नगर इलाके के रोड नंबर 5 की घटना बताई जा रही है। घर वालों ने आत्महत्या की आशंका जताई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त पटना से बता रहे हैं, जहां महिला डॉक्टर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर तनुप्रिया की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। हालांकि परिजनों ने आत्महत्या की आशंका जताई है। और खबर आपको किशनगंज से बताते हैं, जहां सदर अस्पताल में एक पिता सड़क दुर्घटना में मरे अपने बेटे का शव गोद में लेकर इधर उधर भटकता रहा। पिता को अस्पताल में स्ट्रेचर तक नहीं मिली। शव को गोद में लेकर वो पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा। पोस्टमार्टम के बाद शव वाहन भी नहीं मुहैया कराई गई। लाचार पिता शव को गोद में लेकर घर गया। मीडिया में मामला सामने आने के बाद सिविल सर्जन जांच की बात कह रहे हैं। हम इस पर ध्यान रखते हैं और व्यवस्था करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि फिर से ऐसी कभी पुनरावृत्ति फिर भविष्य में न हो। तो संज्ञान पहली बार मेरे सामने आया है। और ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और इस न्यूज़ 18 भी ये सवाल पूछता है कि आखिर इस तरह की लापरवाही कब तक चलती रहेगी। सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि क्या अस्पताल में संसाधनों की कमी है। सवाल तो ये भी कि क्या अस्पताल में स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आप तस्वीर देख पा रहे हैं जिसमें पिता को आप देख रहे होंगे, उसके हाथ में बच्चे का शव है और वहां उन्हें स्ट्रेचर तक मुहैया नहीं कराई गई। सवाल ये भी कि शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस क्यों नहीं मिली।
और अगली खबर आपको मोतिहारी से बताते हैं, जहां शराबबंदी वाले बिहार में शिक्षा की अलख जगाने निकले एक हेडमास्टर खुद ही नशे की गिरफ्त में पाए गए। मामला कुड़वा चैनपुर थाना इलाके के उत्क्रमित मध्य विद्यालय खरोही की है, जहां स्कूल में अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब स्कूल के हेडमास्टर रामस्वार्थ प्रसाद शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गए। स्कूल में हेडमास्टर को लड़खड़ाते कदमों और झूमते हुए देखकर बच्चे और शिक्षक भौचक्के रह गए। शिक्षा के मंदिर में इस तरह के दृश्य ने सबको हैरान कर दिया। बच्चों ने तुरंत इसकी सूचना अपने अभिभावकों को दी। सूचना मिलते ही अभिभावक हरकत में आए और कुड़वा चैनपुर थाने के पुलिस को हेडमास्टर की इस करतूत की जानकारी दी गई, जिसके बाद स्कूल पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशे की हालत में हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया है। और इस घटना ने न केवल विद्यालय के शिक्षकों और छात्रों को शर्मसार किया, बल्कि शिक्षा विभाग के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हम लोग को भी जानकारी प्राप्त हुई है, और जब इसका विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त हुई उस विद्यालय का, ये एक अभी प्रखंड शिक्षक हैं, उन्होंने विशिष्ट शिक्षक का योग्यता धारण नहीं किया है। तो अभी ये चूँकि प्रखंड नियोजन इकाई के अधीन है, तो हम लोग प्रखंड नियोजन इकाई जो है उनको हम लोग अनुशंसा कर रहे हैं इस पर कार्रवाई के लिए। निश्चित रूप से यह गंभीर मामला है, ऐसे मामलों में तो बिल्कुल त्वरित कार्रवाई होनी ही चाहिए, और ये शिक्षक अनुशासन की विरुद्ध है। पटना में अशोक राजपथ के आसपास नो पार्किंग जोन में विशेष अभियान चलाया गया और इस दौरान नो पार्किंग में लगी कई वाहन को पुलिस ने जब्त किया है। दरअसल अशोक राजपथ पर लगातार बढ़ रही जाम की समस्या ट्रैफिक पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन गई थी, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने नो पार्किंग में विशेष अभियान चलाया। ट्रैफिक पुलिस ने कई गाड़ियों का चालान काटा है, साथ ही कई गाड़ियों को जब्त भी किया है। मैं पुलिस संजय कुमार राम वर्तमान में पीरभोर ट्रैफिक ओपी इंचार्ज के रूप में पदस्थापित हूँ। पीरभोर ट्रैफिक ओपी क्षेत्रांतर्गत यातायात को सुगम बनाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय यातायात पटना के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार कल दिनांक 28/4/25 को बीएन कॉलेज मोड़ से एक 4 व्हीलर, कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स और खेतान मोड़ से कुल 6 2 व्हीलर को टो किया गया था, जिसके विरुद्ध समन की कार्रवाई की गई है। गोपालगंज में होमगार्ड भर्ती की फिजिकल के लिए तैयारी शुरू हो गई है और यहां पर वीएम मैदान में 5 मई से फिजिकल टेस्ट भी होगा। डीएम प्रशांत कुमार सीएच की ओर से भर्ती परीक्षा को लेकर ट्रैक, रजिस्ट्रेशन, कंट्रोल रूम और पानी, शौचालय जैसी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। सभी संबंधित अधिकारियों को समुचित निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि 5 मई से 395 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें 14,961 अभ्यर्थी भाग लेंगे। दौड़, माप और मेडिकल परीक्षण जैसी प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। वहीं होमगार्ड के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने भी तैयारी तेज कर दी है। लगभग 350 से ज़्यादा वैकेंसीज पे होमगार्ड की बहाली होना तय है। मई 5 से ये बहाली होगी। वीएम फील्ड में इसका तैयारियां हम लोग कर रहे हैं और इसके लगभग सुबह 5 बजे से लेके शाम तक ये चयन की प्रक्रिया होगी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के तहत भागलपुर में बैडमिंटन और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन होना है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। खेलो इंडिया को लेकर शहर में तैयारी जोर शोर से की जा रही है। लोगों को खेल के प्रति जागरूक करने के लिए शहर की दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग बनाई जा रही है। पश्चिम बंगाल और सिलीगुड़ी के दर्जनों कलाकार खेलो इंडिया के स्लोगन के साथ आकर्षक तस्वीर दीवार पर बना रहे हैं। संवाददाता विकास कुमार सिंह की इस रिपोर्ट को देखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के तहत अंग की धरती भागलपुर में भी 2 तरह के गेम का आयोजन होना है, जिसको लेकर तैयारी जोर शोर से की जा रही है। शहर के दीवारों को सजाया जा रहा है। तस्वीर में देखिए कि किस तरह से खेलो इंडिया को लेकर खासकर कई सारी आकर्षक पेंटिंग जो है वो दीवार पर उकेरी जा रही है और लोगों को जागरूक भी करने का प्रयास किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के ये कारीगर हैं और कई दिनों से भागलपुर में हैं और खेलो इंडिया का जो स्लोगन है वो दीवार पर लगा रहे हैं। कितने दिनों से काम चल रहा है? अभी हो गया 5-7 दिन हो गया। 5-7 दिन हो गया है। कहाँ से आए हैं? हम पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी से आए हैं। किस चीज का स्लोगन है ये? खेलो इंडिया का। खेलो इंडिया का। तो कितने दिनों में तैयार कर दीजिएगा सभी पेंटिंग को? वो अभी लग जाएगा, 5-7 दिन लग जाएगा।
और है तो क्या नाम हुआ आपका? सुजीत मालाकर। सुजीत मालाकार। चलिए देखिए, ये देखिए खूबसूरत तस्वीर है और इस तस्वीर के जरिए लोगों को खेलो इंडिया के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बता दें कि भागलपुर में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के तहत भागलपुर में बैडमिंटन और तीर अंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन होना है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और अगली खबर आपको मुंगेर से बताते हैं, जहां परिवहन विभाग की ओर से निजी एम्बुलेंस चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। जांच में पता चला कि ज्यादातर एम्बुलेंस का फिटनेस और इंश्योरेंस फेल है। किसी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं तो किसी का टैक्स बकाया है। कई सरकारी एम्बुलेंस भी मानकों पर खरे नहीं उतरे। लेकिन आज खास करके जितने अस्पताल में वाहन जो संचालित हो रहे हैं एम्बुलेंस, उनकी चेकिंग की जा रही है और अब हम समझते हैं कि नियमितः चेकिंग होगी और जो भी वाहन यदि एम्बुलेंस संचालित होती है तो उसको सब कुछ फिट होना चाहिए, फिटनेस जरूरी होना चाहिए, इंश्योरेंस जरूरी होना चाहिए, पॉल्यूशन होना चाहिए, सारा कुछ जो परिवहन विभाग के मापदंड है उसके अनुरूप खरा उतरना हर हाल में आवश्यक है। यदि वो ऐसा नहीं होता है तो वाहन को जब्त कर ली जाएगी और उस एजेंसी पर कार्रवाई भी की जाएगी। 262 करोड़ की लागत से सीतामढ़ी स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। संवाददाता राकेश रंजन की आप इस रिपोर्ट को देखिए। सरकार के पुनर्निर्माण योजना के तहत सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन का अब कायाकल्प होगा। केंद्र सरकार के द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद से इसके निर्माण की प्रक्रिया अब तेज कर दी गई है। प्रथम चरण के तहत सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन के आसपास परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है और नवनिर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन परिसर की स्थिति क्या है। पूरे स्टेशन परिसर को साफ सुथरा और खाली करवा दिया गया है। केंद्र सरकार के पुनर्निर्माण योजना के तहत सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन को 262 करोड़ की राशि प्रदान की गई है ताकि इस राशि से सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो सके। वर्ल्ड क्लास की सुविधा सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन को उपलब्ध कराना है और यही वजह है कि सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर केंद्र सरकार की मेहरबानी हुई है और 262 करोड़ की राशि यहाँ उपलब्ध कराई गई है। सीतामढ़ी जिला जगत जननी माँ जानकी की जन्मस्थली मानी जाती है और यही वजह है कि पिछले लंबे अरसे से इस स्थली के विकास को लेकर और पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए रेलवे स्टेशन को और ज़्यादा बेहतर स्वरूप प्रदान करने की मांग स्थानीय लोगों के द्वारा की जाती रही है और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने इस रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 265 करोड़ की राशि दी है और इससे अभी सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां राजदीप हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा हो गया है। प्रेम प्रसंग में राजदीप उर्फ मुन्ना की हत्या की गई थी। गायघाट के हनुमान नगर में खेत में चाकू गोदकर हत्या की गई थी। प्रेमिका के पहले प्रेमी ने राजदीप की हत्या की। आरोपी पहला प्रेमी और उसका सहयोगी गिरफ्तार कर लिया गया है। 27 अप्रैल को राजदीप की हत्या की गई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर से, जहां देखिए बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की टीम ने राजदीप हत्याकांड का खुलासा करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 2 शातिर लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे गए। इसमें पहला एक मुकेश कुमार है जो कि महुआरा गांव का है और दूसरा बैजू राय। इन दोनों की अलग अलग संलिप्तता थी और मुकेश राय द्वारा चाकू से राजदीप की हत्या की गई थी, जिसमें बैजू राय ने उसकी भरपूर सहायता की थी। बैजू राय इसलिए उसकी सहायता किया और राजदीप को मारना चाहता था कि बैजू राय के गलत कार्यों में वो शरीक नहीं होता था। और मुकेश कुमार इसलिए हत्या किया कि चूंकि वो त्रिकोणात्मक प्यार में उसकी एक धुरी मुकेश कुमार भी था, दूसरा राजदीप मुन्ना था। और इसी बीच रुक कर रहे थे बड़ी खबर की ओर। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, जिसमें कैबिनेट में जाति जनगणना पर मुहर लग गई है। जाति जनगणना कराएगी केंद्र सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही साथ सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। गन्ने की कीमत 355 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला किया गया है। दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंग में ये बड़े जो है फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला जातिगत जनगणना कराएगी केंद्र सरकार। आपको पता है कि इसको लेकर कितनी राजनीति भी अब तक हुई रही है
और राज्य सरकार की अगर बात करें तो बिहार में सबसे पहले जातिगत जनगणना कराया गया है और अब केंद्र सरकार की तरफ से भी ऐलान किया गया है कि अब केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराएगी। साथ ही साथ सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। तो अभी आप सुन रहे थे अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री को, जिन्होंने ब्रीफ किया और ये बताया कि आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला देखिए, जातिगत जनगणना पर मुहर लग गई है। यानी कि अब केंद्र सरकार की तरफ से देश भर में जातिगत जनगणना कराई जाएगी और इसके साथ ही गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत सरकार लेकर आई। गन्ना किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है कि अब गन्ने की कीमत 355 रुपए प्रति क्विंटल किए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। आज बड़ी बैठक कैबिनेट की हुई थी और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। खासतौर पर जातिगत जनगणना को लेकर ये फैसला लिया गया है, जिसमें अब केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार अब जातिगत जनगणना कराएगी। जबकि आपको पता है कि जातिगत जनगणना को लेकर किस तरीके से राजनीति जमकर होती आ रही है अब तक। खासतौर पर बिहार की अगर हम बात करें तो पहले बिहार से भी ये मांग उठी थी, फिर बिहार ने अपने बलबूते पर राज्य सरकार ने बिहार में जातिगत जनगणना कराई। और जैसा कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो राज्य जातिगत जनगणना अब तक करा चुके हैं उससे कुछ भ्रांतियां भी हैं और यही वजह है कि केंद्र सरकार अब नए सिरे से देश भर में जातिगत जनगणना कराएगी। तो आपको ये खबर बता रहे हैं, केंद्रीय कैबिनेट की आज बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में ये फैसला लिया गया है। और कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? अब केंद्र सरकार भी कह रही है कि जातिगत जनगणना कराया जाएगा। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया, यही मांग लगातार राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना भारत की आवश्यकता है। इन दिनों लगभग कई सालों से लगातार राहुल गांधी जी केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे, नजरअंदाज किया जा रहा था। लेकिन बिहार का चुनाव आया, अब सरकार को लगता है नहीं, अगर नहीं कराएंगे तो स्थिति बिगड़ जाएगी। हालांकि उनकी स्थिति बिगड़ी हुई है, चूंकि वह हर फैसले चुनाव के मद्देनजर लेते हैं। यही मांग पहले मांग ली होती, अभी जातिगत जनगणना हो गया होता, जाति के हिसाब से, आबादी के हिसाब से जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी मिली होती। लेकिन केंद्र सरकार जनता को लाभ के लिए नहीं, जनता से वोट के लिए हर फैसले करती है। परंतु देर से ही सही दुरुस्त फैसले अगर लिए हैं, मंशा नेक है तो एक डेडलाइन दे सरकार कि कितने दिनों में एक कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। राहुल गांधी जी के कई मांगे हैं, क्या ठीक है राजेश जी, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा भी जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, आज केंद्रीय कैबिनेट में ये बड़ा फैसला लिया गया है कि अब पूरे देश भर में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। हालांकि बिहार में आप लोग पहले ही करवा चुके हैं।
नहीं, एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है। इसके लिए हम केंद्र की सरकार को बधाई देते हैं। आप सब जानते हैं कि जातीय जनगणना हो, इस मांग को हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने, हमारी पार्टी ने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर हमेशा उठाया है। चाहे वो बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करना हो, केंद्र में प्रधानमंत्री जी से मिलना हो, पहले हो जाना चाहिए था। वर्तमान परिस्थिति में बिहार की सरकार ने अपने खर्च पर जातीय गणना कराई, जातीय जनगणना नहीं बल्कि जातीय गणना कराई जी। और हम चाहते थे कि देश के स्तर पर जो, ताकि सभी डेटा हमारे पास आ सके। अब केंद्र की सरकार ने इसके पक्ष में फैसला लिया है। निश्चित रूप से ये बहुत स्वागत योग्य कदम है और हमें लगता है कि इसका एक बहुत सकारात्मक संदेश पूरे देश में जाएगा। वैसे कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी बहुत दिनों से ये मांग कर रहे थे और अब ये मांग पूरी हुई है। बहुत दिनों से कांग्रेस पार्टी देश की सत्ता में भी थी, बहुत लंबा वक्त इनको मिला, लेकिन इन लोगों ने इस दिशा में कोई सकारात्मक काम नहीं किया। अब हमारी सरकार ने किया है तो इसमें भी क्रेडिट पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़े हुए हैं। भाई, जब आपके पास मौका था आपने काम नहीं किया, हमने किया है तो सहयोग करिए, हम इतना ही कहना चाहते हैं। चलिए ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक जी, और शुक्रिया राजेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट की आज बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है कि अब कैबिनेट में जातिगत जनगणना पर मुहर लग गई है। मतलब केंद्र सरकार अब जातीय जनगणना कराएगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर ये भी कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी इसकी मांग बहुत दिनों से कर रहे थे। तो वहीं जेडीयू का ये कहना है कि बिहार में तो पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने इसकी मांग की थी और अपने स्तर पर बिहार ने जातीय जनगणना कराया है, और अब जब केंद्र सरकार करा रही है तो उस फैसले का स्वागत करते हैं। तो आज ये बड़ा फैसला केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया है, जिसमें अब देश भर में जाति जनगणना पर मुहर लग गई है। यानी कि अब पूरे देश भर में जातीय जनगणना कराई जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और इसके साथ ही आपको बता दें कि गन्ना किसान को भी बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से, एक तरीके से बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया गया है, जिसमें अब गन्ना किसानों के लिए भी कहा जा रहा है कि जो कीमत है गन्ने की प्रति क्विंटल वो अब 355 किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट में आज कई बड़े फैसले लिए गए हैं और कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि अब देश भर में जाति जनगणना कराई जाएगी। तो केंद्रीय कैबिनेट में ये बड़ा फैसला लिया गया है और देखिए, हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। जाति जनगणना पर मुहर लग गई है। अश्विनी वैष्णव ने इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनगणना में जातियों की संख्या पता चलेगी और कैबिनेट बैठक में जाति जनगणना पर मुहर लगी है। जनगणना के साथ ही जातियों की भी जनगणना कराई जाएगी, यानी कि किस जाति के कितने लोग हैं, उनकी संख्या कितनी ज्यादा है, इस पर अब गणना कराई जाएगी, जिसकी जानकारी और एक पूरा डेटा जो है वो तैयार किया जाएगा, जो केंद्र सरकार के पास होगा। आपको बता दें कि इसी जातिगत जनगणना पर बिहार में अक्सर राजनीति होती रही है और जिस तरीके से आपने देखा था कि सीएम नीतीश कुमार ने इसकी मांग उठाई और फिर बिहार विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद केंद्र सरकार से भी जातीय जनगणना कराने की मांग करी जा रही थी। हालांकि राज्य सरकार ने खुद अपने स्तर पर जातीय गणना कराई है और अब पूरे केंद्र में, पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड, झारखंड की खबरें और शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस से।